Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 3, The American Civil War. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर. ठीक है. सिविल वॉर बिगिन होता है 12 अप्रैल 1861 में. नदर्न स्टेट्स सदर्न स्टेट्स आपस में लड़ना चालू करते हैं. किस डेट से? 12 अप्रैल 1861 से. जो स्टेट्स होते हैं नॉर्थ में, उन्हें लीड कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं. सिर्फ इसलिए नहीं कि स्लेवरी को एबलिश करनी है, पर इस बात से भी अब्राहम लिंकन को अच्छी नहीं लग रहा था कि भाई जो सदर्न स्टेट्स हैं वो सिसीड करके टूट गए हैं, यूनियन से अलग हो गए हैं. तो अब्राहम लिंकन का ये कहना था कि जो इंटेग्रिटी और यूनिटी है वो बनी रहनी चाहिए यूएसए के स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट्स जुड़े हुए हैं उनके अंदर. तो ये वॉर सिर्फ स्लेवरी को एबलिश करने या स्लेवरी हटाने के लिए ही नहीं था बच्चा. ये इसलिए भी था कि दुनिया पे दिखा दिया जाए, दूसरे स्टेट्स को ये बता दिया जाए कि किसी को भी राइट नहीं है कि वो यूनियन को क्विट कर दे. न्यूमरस बैटल्स हुए. 4 साल ये लोग आपस में लड़े. हम लोगों ने शुरुआत में देखा था 61 से 65 तक. और कब स्टार्ट हुआ? 1861 में स्टार्ट हुआ, 1865 तक ये चलेगा. इन 4 सालों में बेटा ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट हुए. फॉर्चून कैप्ट फ्लक्चुएटिंग. कभी सदर्न स्टेट्स ज़्यादा जीतते दिखते, कभी नदर्न स्टेट्स जीतते दिखते. तो जो फॉर्चून था वो फ्लक्चुएट कर रहा था. विद नीदर ऑफ द साइड्स बिगिन एबल टू डोमिनेट द अदर. मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि नहीं सिर्फ नदर्न स्टेट से जीत रहे हैं, ये एक बार में ऐसा हो कि कभी सदर्न स्टेट से जीत रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल टक्कर दे रहे थे आपस में. बिल्कुल बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही थी दोनों की. कभी ये जीतता तो कभी वो जीत जाता, कभी नदर्न स्टेट्स तो कभी सदर्न स्टेट्स. तो फॉर्च्यून भी दोनों के साथ था, एक तरफा लड़ाई तो नहीं थी. एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. ठीक है. अब लिंकन ने इशू कर दिया एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब फ्री कर दिया अब इन्होंने. अच्छा, पहले इसका हिंदी सुन लो. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है एमेंसी प्रोक्लेमेशन का? मुक्ति उद्घोषणा. ये मुक्ति किसकी हो रही थी बेटा? गुलामों की हो रही थी. स्लेवरी को ख़त्म किया और एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया. मुक्ति उद्घोषणा, मुक्ति की उद्घोषणा की कि भैया आप कोई स्लेव नहीं रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सब सिटीजन्स बन जाएंगे, सबको इक्वालिटी मिलेगी. तो जो लिंकन थे उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया. कब? जनवरी 1863 में. ये प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करता था कि स्लेवरी अब ख़त्म हो जाएगी अमेरिका में. इट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट एंड अ बर्निंग इशू. ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, बर्निंग इशू बन गया, और जो वॉर था वो और ज़्यादा इंटेंस हो गया और लोग इसे ह्यूमन राइट्स के क्रोसेस के रूप में देखने लगे. थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स ने नदर्न आर्मी को ज्वाइन कर लिया. अब स्लेव्स को लग रहा था यार ये नदर्न स्टेट्स के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें फ्री कराना चाहते हैं. अच्छा, इससे नदर्न स्टेट्स की आर्मी को और स्ट्रेंथ मिल गई. ठीक है, मतलब बहुत मजबूत हो गई नॉर्थ स्टेट्स की आर्मी. अब देखो, अभी तक आर्मी अपने स्टेट्स की सुपर जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी बात सुन के लड़ रहे थे, पर बेटा स्लेव्स तो खुद अपने लिए लड़ रहे थे. तो जो अपने लिए लड़ता है उसकी बात अलग होती है. तो जब स्लेव्स ने नदर्न स्टेट्स की आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो बहुत ज़्यादा पावर मिल गई किसको? नदर्न स्टेट्स को. इट ऑल्सो स्टॉप द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम सपोर्टिंग द साउथ, as now it become immoral to stand behind the cause of the South. देखो, ये ह्यूमन बीइंग की लड़ाई बन गई. अब ये क्रूसेड के फॉर्म में लड़ा जाने लगा कि भैया जो नदर्न स्टेट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सदर्न स्टेट्स स्लेवरी को प्रमोट करते हैं, आज तक इन्होंने इंसानों को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं. तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो था उसमें से चाह कर भी कोई सदर्न स्टेट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था. सदर्न स्टेट्स को सपोर्ट करना मतलब स्लेवरी को सपोर्ट करना, और स्लेवरी को सपोर्ट करना मतलब एक इनह्यूमन प्रैक्टिस को सपोर्ट करना. तो सदर्न स्टेट्स खाली रह गए. पूरा वर्ल्ड सिंपैथाइज कर रहा था किसको? नदर्न स्टेट्स को. नो आप बहुत बढ़िया, अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं. ठीक है. लिंकन एड्रेस एट गेटिसबर्ग. जो बैटल ऑफ गेटिसबर्ग था वो सबसे बुरा था. यह कब हुआ? जुलाई 1863 में हुआ. 50,000 जो लोग थे उनकी डेथ हो गई सिर्फ 3 दिन में. 3 दिन में लड़ते लड़ते 50,000 लोगों की डेथ हो जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि जो गेटिसबर्ग बैटल था ये सबसे वर्स्ट था. जो नदर्न सोल्जर्स थे वो इस वॉर में जीतते हैं. अब्राहम लिंकन को इनवाइट किया जाता है कि आप एक लेक्चर दें ऑन द
ओपनिंग डे ऑफ नेशनल कीमेट्री, मतलब जो भी जितने सोल्जर्स की डेथ हुई थी उनके लिए एक कीमेट्री बनवाई गई वहाँ पर। उस कीमेट्री के ओपनिंग डे पर अब्राहम लिंकन को बुलाया गया कि आप एड्रेस करें लोगों को, एक लेक्चर दें। तो इन्होंने जो लेक्चर दिया बहुत ही पावरफुल स्पीच थी। वो जो स्पीच इन्होंने दी, इस स्पीच को हम कहते हैं गेटिसबर्ग एड्रेस। ठीक है, ये है गेटिसबर्ग एड्रेस। तो इसको आप लोग रीड कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट इन दिस वीडियो, and if you are not going to understand it properly then write me in comment section, I'll explain you. तो गेटिसबर्ग एड्रेस का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे अब हम। क्या इम्पोर्टेंस था गेटिसबर्ग एड्रेस का? गेटिसबर्ग एड्रेस ने सिविल वॉर को रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा कि वॉर इज़ नॉट जस्ट टू सेव द यूनियन बट ऑल्सो एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो सिविल वॉर जो चल रहा था, तो गेटिसबर्ग एड्रेस में अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि सिविल वॉर सिर्फ इसलिए नहीं था कि भाई हमें यूनियन को सेव करना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बचा के रखना था, पर भाई हम हमारी कंट्री में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को भी एस्टेब्लिश करने वाले थे, इसलिए हमने सिविल वॉर लड़ा। इनका फोकस था अब्राहम लिंकन का उस स्पीच में। इन्होंने ये बताया कि जो अमेरिका है इसका फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे नहीं है बच्चा, बल्कि के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे है। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट करता है कि सारे मैन इक्वल हैं, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। तो भाई स्लेवरी में तो हम इक्वालिटी स्लेव्स को दे ही नहीं रहे थे, है ना। तो ये बाद में फिर से बताते हैं कि अमेरिका का जो फाउंडेशन है, द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इज़ नॉट ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं बना है, जबकि ये तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से बना। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस खुद क्या आता है कि सारे मैन इक्वल हैं। जो गेटिसबर्ग एड्रेस था उसने ट्रू डेमोक्रेसी को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। इसने इंस्पायर किया ट्रू डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अब डेमोक्रेसी की बात होने लगी, तो हम कहें कि ट्रू डेमोक्रेसी को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो इस्टेब्लिश करने वाले थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो गेटिसबर्ग एड्रेस ने किसको भी डेवलप किया बच्चा? ट्रू डेमोक्रेसी इन अमेरिका। जो गेटिसबर्ग एड्रेस था उसने यूएस के सिटीजन्स के मॉरल को बूस्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल वॉर। जब सिविल वॉर ये लोग लड़ रहे थे तो कई बार इन्हें लगता था कि यार क्या हम सही कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तो गेटिसबर्ग एड्रेस सुनने के बाद इनके जो मॉरल्स थे वो बूस्ट कर गए कि भाई हम किसी गलत बात के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, हम यूनियन के लिए लड़ रहे हैं। ये टफेस्ट टाइम था अमेरिका की हिस्ट्री के लिए। इस एड्रेस के थ्रू जो लिंकन थे उन्होंने अपने आप को ग्रेटेस्ट सपोर्टर बताया डेमोक्रेसी का। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर क्विक रिविजन, तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे बेटा। अब एंड ऑफ द वॉर, देखो आप लोग पीडीएफ अच्छा नहीं भेजते हो तो ये प्रॉब्लम आती है, कुछ पढ़ने में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग जब वीडियो देखोगे तब आपको भी प्रॉब्लम होगी। फाइनली जो कन्फेडरेट आर्मी होती है वो हार जाती है। 4 साल लड़ने के बाद रॉबर्ट ई ली जनरल होते हैं कन्फेडरेट आर्मी के, वो सरेंडर कर देते हैं किसको? यूनियन जनरल उल्सेसिस एस ग्रैंट को। तो फिर से नाम याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कन्फेडरेट आर्मी के जनरल कौन थे? रॉबर्ट ई ली। वैसे यूनियन आर्मी के जनरल कौन थे? यूलिसिस एस ग्रैंट। यहाँ पर अप्रैल में 1865 को ये सिविल वॉर होता है ख़त्म। नदर्नर्स जीत जाते हैं, जो नदर्न फोर्सेस होती हैं वो जीत जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, प्लस स्लेव्स खुद नदर्न आर्मी की साइड से लड़ते हैं। किस बात के लिए? कि भाई ये जो नदर्न के लोग हैं ये स्लेवरी को बैन करने के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। तो सारे स्लेव्स के उसको सपोर्ट करते हैं, नदर्नर्स को सपोर्ट करते हैं, नदर्न स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू वॉर मटेरियल भी इनके पास ज़्यादा था। ठीक है, सी का कंट्रोल भी नर्स के पास ज़्यादा था, रिसोर्सेज ज़्यादा था, स्लेव्स इनके सपोर्ट में थे, इसलिए ये लोग जीत जाते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है लीडरशिप ऑफ अब्राहम लिंकन। ये हैं भाई हमारे रॉबर्ट ई ली। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ध्यान रखना, ये रॉबर्ट ई ली हैं वाइट हेयर वाले, और यूल्सेस एस ग्रैंट हैं ये। ठीक है, याद रखना। Now period of reconstruction.
अब यूएसए में रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा बच्चा। जब वॉर ख़त्म होता है तो यूएसए नई प्लानिंग करता है, नई पॉलिसीज़ बनाता है, डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इट वॉज़ डन इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के पीरियड में सब कुछ हुआ। जो सिविल वॉर था उससे बहुत सारी जानें गई थी बच्चा, वेल्थ का भी बहुत लॉस हुआ था, इंडस्ट्रीज़ भी सफ़र करी, एग्रीकल्चर ने भी सफ़र किया। ठीक है, जब भी वॉर होता है तो पैसा तो जाता ही है, लोगों की जान जाती है, साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाती है। वही हुआ था यूएसए के साथ। इंडस्ट्रीज़ भी सफ़र करी, एग्रीकल्चर भी सफ़र किया। जो साउथ था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब्राहम लिंकन ने लोगों से अर्ज किया, लोगों से विनती की कि आप सारे कंट्रीमैन साथ में आएँ और नेशन को हील करें। जो स्कार्स हमने नेशन को दे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी, अब हमें इसे दूर करना है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब भैया हमारी कंट्री को फिर से रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। लिंकन ने बनाया एक डिटेल्ड प्लान कि किस-किस तरीके से हम हमारी इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया टू गिव सिटीजनशिप टू द स्लेव्स को भी सिटीजनशिप्स के राइट मिले, वोटिंग राइट मिले, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, पर बेटा हम हमारी गलतियों में सुधार करने को अमेंडमेंट करना नहीं बोल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई सुधार होता है तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। उन्होंने सदर्न स्टेट्स को वापस से रीबिल्ड करने के लिए बहुत सारा फंड दिया, टू गिव अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू रीबिल्ड सिटीज़ इन द साउथ। रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पार्ट्स में इक्वली हो, इसका ध्यान रखा कि नॉर्थ अकेला ही ना हो, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो साउथ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो कुछ ऐसे कदम उठाए अब्राहम लिंकन ने जिससे सिर्फ 10 सालों में ये रिकवरी हो गई। लिंकन ने बहुत सारे प्लान बनाए, उन्हें एग्जीक्यूट किया, बट ही वॉज किल्ड बिफोर द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अगर उनकी प्लान कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो पाते उसके पहले ही उन्हें एक सदर्न स्टेट्स के व्यक्ति ने मार दिया। द असैसिनेशन वॉज एन एक्टर फ्रॉम द अच्छा, जो असैसिनेशन हुआ वो किसका हुआ? लिंकन का हुआ। और असैसिन कौन था, मतलब मारने वाला कौन था? सदर्न स्टेट्स का एक एक्टर था, सदर्न यूनियन का एक एक्टर था। देखो, जिसको जो भी पॉलिटिकल पोजीशन पे होता है अगर उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर होता है तो उसे बोलते हैं असैसिनेशन। और जो मारने वाला होता है, जो मर्डरर होता है, उसे बोलते हैं असैसिन। ठीक है, तो असैसिन कौन था बच्चा? एक एक्टर था सदर्न यूनियन का। वो बहुत गुस्सा हुआ था क्योंकि साउथ सिविल वॉर में हार गया था, तो उसे इस बात से बहुत चिढ़ थी कि ये सिर्फ अब्राहम लिंकन की लीडरशिप थी जिसकी वजह से नॉर्थ जीता, तो वो अब्राहम लिंकन को मार देता है। लिंकन के बाद उनके सक्सेसर उनके प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाते हैं। क्या इम्पोर्टेंस था अब्राहम लिंकन का? इन द वर्ड्स ऑफ अमेरिकन्स, इफ जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अब्राहम लिंकन वॉज द सेवियर। अमेरिकन्स कहते हैं कि नो डाउट जॉर्ज वॉशिंगटन ने यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया, पर यूनाइटेड स्टेट्स के सेवियर मसीहा तो कौन भी थे? अब्राहम लिंकन भी थे। ये क्लियरली बताता है कि अब्राहम लिंकन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है ना, फिर सेसेशन हो गया सदर्न स्टेट्स का, लिंकन आयरन मैन की तरह पावर में आए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इन्होंने प्रॉपर्ली हर चीज़ को मैनेज किया। इन्होंने एफिशिएंटली डिप्लोमेसी का यूज़ किया, वॉर का यूज़ किया। मिसौरी, केंटकी और मैरीलैंड, ये 3 बॉर्डरिंग स्टेट्स थे। दे हैव नॉट सीसीडेड येट। इन्होंने पूरी तरह से डिप्लोमेसी का यूज़ किया और इन 3 स्टेट्स मिसौरी, केंटकी और मैरीलैंड को साउथ में मिलने नहीं दिया। इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो सीसीडेड स्टेट्स हैं उन्हें रिबेल स्टेट्स कहा जाएगा, क्योंकि हमारी यूनियन किसी को भी परमिशन ही नहीं देती कि वो कोई यूनियन को छोड़ के चला जाए। फिर पहले तो सदर्न स्टेट्स को रिबेल बताया, बाद में उन्हें वॉर में डिफीट भी किया। अल्टीमेटली दे वर पुट इन द फोल्ड ऑफ द यूनियन। जो लिंकन थे, लिंकन सेपरेटेड द 2 इश्यूज, परसिवियरेंस ऑफ द यूनियन एंड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इन्होंने बहुत अलग रखा, इनके दिमाग में दोनों बहुत ज़्यादा क्लियर बातें थी कि स्लेवरी अपनी जगह है, स्लेवरी को तो ख़त्म करना ही है, साथ ही साथ मुझे अपनी यूनियन को भी प्रिजर्व करके रखना है।
तो एक बात के लिए लड़ाई नहीं होती बेटा, दोनों बात के लिए लड़ाई होती है। पहली बात तो सदर्न स्टेट्स इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो टूट के अलग हो गए थे। दूसरा, स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, उसे आप क्यों रन कर रहे हैं, उसे भी हटा देना चाहिए। तो इन्होंने इन दोनों मैटर को सेपरेट रखा वेरी क्लेवरली ड्यूरिंग द सिविल वॉर, बहुत ही समझदारी से। इसीलिए ये लोगों का फेवर जीत पाए और इंडिया को इंडिया को नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइट रख पाए। इन्होंने जब एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया तो इससे भी इन्होंने स्लेव्स के दिल को जीत लिया और स्लेव्स ने भी बढ़ चढ़ के वॉर में पार्ट लिया। वॉर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने और स्लेव्स को सिटीजनशिप दे दी, वोटिंग राइट्स दे दिए और जो प्रैक्टिस थी स्लेवरी की वो एबलिश हो गई अमेरिका में। इस तरीके से अब्राहम लिंकन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वॉर में। एबल लीडरशिप की वजह से ही जो यूनिटी थी यूनाइटेड स्टेट्स की वो बनी रही, प्रिजर्व रही और वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बन के एस्टेब्लिश हुआ। तो भाई अब्राहम लिंकन के रोल को सबको समझना चाहिए और सबको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए अब्राहम लिंकन की। सच में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को टूटने से बचाया। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. I'll make separate video for quick revision.